हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग कर रहे थे फंक्शंस चैप्टर। तो फंक्शंस तो हम लोगों ने फंक्शंस में डोमेन, रेंज, एक आइडेंटिकल फंक्शन
और क्लासिफिकेशन 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू ये हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उसके बाद में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो आज फंक्शन हो जाएगा, तो लिमिट्स स्टार्ट कर देंगे, है ना। सो तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो रखेंगे वही मिलेगा, f of x is equal to x, तो जो रखेंगे वही मिलेगा, इट्स आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब डिफाइन ओनली एट वन पॉइंट, डिफाइन ओनली एट वन पॉइंट, डिफाइन ओनली एट वन पॉइंट, तो मतलब जिसके डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन। तो इसका अगर डोमेन देखेंगे तो सिर्फ वन ही है। क्यों? क्योंकि पहला वाला रूट कह रहा है वन से छोटा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ वन आएगा, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब द आउटपुट इज कांस्टेंट। तो आउटपुट इज कांस्टेंट मतलब इसकी रेंज सिंगलटन है, इसकी रेंज सिंगलटन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसकी रेंज कांस्टेंट होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल sin square x plus cos square x, sec square x minus tan square x, so they are constant function. Next homogeneous function. होमोजीनियस तो क्या होता है मतलब डिग्री इज सेम, पावर्स का सम ऑफ द पावर इज सेम, सम ऑफ द पावर इज सेम। टेक्निकली x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे और लैम्डा पूरा बाहर आ जाए तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो देख के ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। पर इसको इससे भी कर सकते हैं, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस बी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, पूरा लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2। डिग्री कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डिग्री नेचुरल नंबर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिग्री नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट बाउंडेड फंक्शन। नाम से पता चल रहा है जिसकी रेंज बाउंडेड होगी उसको बाउंडेड फंक्शन, तो रेंज इज बाउंडेड, बाउंडेड मतलब बाउंड्रीज, तो रेंज जो होगी उसकी कोई मिनिमम वैल्यू हो और उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो। इक्वालिटी होल्ड करे ये जरूरी नहीं है, इक्वालिटी होल्ड करे ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर देन एन लेस देन एन, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे e raised to x, सॉरी e raised to x अनबाउंडेड है, जैसे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x में नीचे से बाउंड्री माइनस पाई बाय 2 ओपन है, ऊपर से बाउंड्री पाई बाय 2 ओपन है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का रेंज कितना हो गया, ओपन माइनस पाई बाय 2 से ओपन पाई बाय 2, तो इट इज बाउंडेड। तो बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन, तो अनबाउंडेड में क्या होता है कम से कम एक इंफिनिटी जा रहा हो, कम से कम एक इंफिनिटी जा रहा हो उसको बोलेंगे अनबाउंडेड, कम से कम एक इंफिनिटी जा रहा हो तो उसको बोलेंगे अनबाउंडेड। तो बाउंडेड में जैसे देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, साइन एक्स, cos x, they are bounded, tan inverse x bounded,
e रेस टू x अनबाउंडेड क्योंकि इंफिनिटी को जाता है, ln x अनबाउंडेड, box x अनबाउंडेड, tan x अनबाउंडेड, sec x अनबाउंडेड, cosec x unbounded, cot x unbounded. So these are the unbounded function x, x square, x cube. They are unbounded function क्योंकि कम से कम एक इंफिनिटी को जा रहा है. अभी x स्क्वायर में अगर देखेंगे तो नीचे से बाउंड्री है और ऊपर इंफिनिटी को जा रहा है, तो स्टिल इट्स अनबाउंडेड, स्टिल इट्स अनबाउंडेड. नेक्स्ट है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन. ये अपने को एमओडी में ज्यादा दिखेगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, एक्स और वाई मिक्स करके लिखे होते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0. तो एक्स और वाई मिक्स करके लिखे. एक्सप्लिसिट में क्या होता है, वाई कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x 5x स्क्वायर प्लस 7. तो y कंप्लीटली x के टर्म्स में होगा और इसमें क्या होगा, x और y मिक्स करके लिखा होगा, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन. तो कंपोजिट इट्स लाइक ए कंपोजिट मटेरियल. कंपोजिट मटेरियल मींस एक दो से ज्यादा मटेरियल्स को क्लब किया गया, एक से ज्यादा मटेरियल्स को क्लब करके एक नया मटेरियल बनाना. या फिर कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन. तो फंक्शन के अंदर फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन. तो अगर मैंने बोला f ऑफ g ऑफ x, तो स्टिल इट इज आल्सो अ फंक्शन. और फंक्शन मतलब द डेफिनेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज. ओके, तो मान लो जैसे fx दे रखा है e रेस टू x और gx दे रखा है sin x, तो fog x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x. तो यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन. इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं f o g ऑफ x, और इसको f o g लिख के भी छोड़ा तो भी चलता है. क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं. तो हम जो पूरी कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं. तो ये अंडरस्टूड है कि फंक्शन है तो इन टर्म्स ऑफ x ही होगा, तो एफ ओ जी भी लिखा तो भी चलता है या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फॉग एक्स लिखा तो भी चलता है. ओ मतलब कंपोजिट. तो ऐसा तो मैं कंपोजिट रिलेशन भी पॉसिबल है, आर ओ ऑफ आर, आर ओ ऑफ आर, आर ऑफ आर इनवर्स ऑफ आर. तो कंपोजिट रिलेशन भी पॉसिबल है. वो वहां पे नहीं कराया था क्योंकि ऐसा जितना सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रिलेशन का टाइप्स ऑफ रिलेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कंपोजिट रिलेशन अपन कंपोजिट फंक्शन से भी समझ सकते हैं. थोड़ा और टेक्निकली अगर तुम्हें समझना है तो f क्या देगा कि इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिलेगा कि g क्या दे रहा है, और g क्या देगा कि g को क्या मिल रहा है. तो ये इनपुट हो जाएगी और ये आउटपुट हो जाएगी, और ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेप हो जाएगा, ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेप हो जाएगा. ओके, तो fog x क्या होगा, fog x होगा fx में x की जगह gx रख दो, पर ऐसे छोड़ेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि हमें x के टर्म्स में लिखना है. क्या gx पता है? पता है, तो e रेस टू sin x. तो फॉग क्या हो गया, e रेस टू sin x. तो गॉफ क्या होता, साइन ऑफ e रेस टू x. तो यहाँ पे एक और चीज पता चल गई, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ. तो इससे ये पता चल गया कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी पता चल गया. नेक्स्ट, ऐसे g ऑफ g भी निकाल सकते हैं. तो साइन ऑफ sin x, f ऑफ f निकाल सकते हैं, e रेस टू x. एफ ओ एफ भी निकाल सकते हैं, e रेस टू x. है ना.
अब इसको और थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन इतना इजी नहीं है, तो ये ऐसे इजी लगता है। एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह जी डाल दो, तो एफ एक्स में एक्स की जगह जी डाल दो, तो ऐसे बहुत इजी लगता है, पर ये टेक्निकल है। तो टेक्निकल क्या है वो समझो अब, एडवांस लेवल। तो देखो, तो ये f है, तो f is defined from a to b and g is defined from b to c. This is a, this is b, this is c, this is f. ये डिफाइंड का क्या मतलब है? a से इनपुट लेगा, b में आउटपुट देगा, a से इनपुट लेगा, b में आउटपुट देगा, और ऑर्डर पेयर बन जाएगा इनपुट कॉमा आउटपुट, और उसको हम 2D पे लोकेट कर सकते हैं। b से c g डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है? b से इनपुट लेगा, g में आउटपुट देगा, c में आउटपुट देगा। अब होगा क्या? तो गॉफएक्स क्या होगा? तो गॉफएक्स होगा g ऑफ f ऑफ x, मतलब g की इनपुट f की आउटपुट है, तो f की आउटपुट g की इनपुट है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द गॉफ। तो गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c, गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c। तो देखो, अगर ये f की डोमेन है, तो अब f की जो रेंज आएगी वो b की सबसेट हो सकती है, b की सबसेट हो सकती है। तो इसका मतलब है गॉफ में g, देखो g ले सकता था b, g को पॉसिबल है b, लेकिन अब गॉफ के केस में g को क्या मिल रहा है? सिर्फ f की रेंज मिल रही है, और f की रेंज b की सबसेट हो सकती है इनटू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑन टू फंक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, पर इनटू फंक्शन भी तो हो सकता है। तो मुझे तो जनरल समझ के करना पड़ेगा, तो इनटू फंक्शन। तो अगर जी को अगर पूरा बी डोमेन मिला होता, अगर जी को पूरा बी डोमेन मिला होता, तो उसने कोई रेंज दी होती, लेकिन अब जी गॉफ के केस में जी को कम मिल रहा है, तो उसकी रेंज भी कम हो सकती है। तो इससे क्या पता चला कि गॉफ की डोमेन एफ की डोमेन ही होती है, गॉफ की डोमेन एफ की डोमेन होती है, पर गॉफ की रेंज सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ जी होती है। गॉफ की रेंज सॉरी तो गॉफ की रेंज जी के रेंज की सबसेट होती है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गॉफ मीनिंगफुल कब है? गॉफ इज मीनिंगफुल, गॉफ तभी मीनिंगफुल है जो एफ दे रहा है जी इनपुट की तरीके से ले सके। गॉफ मीनिंगफुल तभी है कि जब एफ जो दे रहा है जी एज ए इनपुट ले सके, क्योंकि अगर एफ ने जो आउटपुट दी और जी ने उसको इनपुट से नहीं लिया, तो वो एफ का जो आउटपुट देने का इनपुट था वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि एफ ने जो आउटपुट दिया और जी ने उसको नहीं लिया, तो एफ की वो इनपुट गॉफ की इनपुट से निकल जाएगी, क्योंकि गॉफ डिफाइंड ही नहीं हो रहा। तो गॉफ मीनिंगफुल तभी है जब अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट हो, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट या इक्वल हो। इक्वल होना भी सबसेट ही है। तो मीनिंगफुल तभी है जब अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट हो। तो तुम कल को अगर फॉग एक्स आया तो सिंपल सा है, तो ये मीनिंगफुल कब होगा? जब अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन की सबसेट हो। मान लो गॉग एक्स, तो ये कब होगा? जब जी का रेंज एफ जी के डोमेन की सबसेट हो। एफ ओ एफ
तो अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन के सबसेट हो, तभी ये मीनिंगफुल होगा। तो देखो, तो एफ की अगर ये पूरी डोमेन है, तो एफ की अगर ये पूरी डोमेन है, तो एफ ये रेंज दे रहा है, और जी ये पूरी डोमेन पे, जी ये पूरी डोमेन पे ये रेंज देता है, तो जी ये डोमेन पे उसकी सबसेट देगा। तो ये गॉफ, तो ये ब्लू वाला क्या हो गया, गॉफ हो गया। तो ब्लू वाला कौन हो गया, गॉफ हो गया। तो दिस इज गॉफ, दिस इज प्योर एडवांस लेवल। नेक्स्ट रिमार्क, फर्स्ट, कंपोजिट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि गॉफ फॉक के बराबर हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, पर एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब h ऑफ गॉफ इज h ऑफ g ऑफ f। तो पहले गॉफ लू और फिर h ऑफ लू, या फिर h ऑफ g लू फिर f लू, एक ही बात है। तो इट्स एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन मतलब पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन मतलब जो कुछ x के लिए कुछ और है, कुछ x के लिए कुछ और है, तो अलग x के लिए अलग आ रहे हो। तो f ऑफ x दे रखा है 1 plus x cube, where x is negative, x square minus 1, x is greater than equal to 0। फंक्शन चैप्टर में खास बात क्या है ना, कि फंक्शन चैप्टर में खास बात यह है कि इसका खुद के चैप्टर से क्वेश्चन बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे चैप्टर में जरूर यूज होंगे। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, इसका फंक्शन चैप्टर में क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं भी आया तो इसको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कहीं पे भी लाया जा सकता है। तो इसलिए फंक्शन के टॉपिक्स क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर में गारंटी से यूज होंगे। उसका रीजन है क्योंकि हर जगह फंक्शन ही चल रहा है, पूरी कैलकुलस फंक्शन पर ही टिकी हुई है। तो हम क्या फंक्शन पढ़ रहे हैं, बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, मॉडुलस क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्रैक्शनल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी जैसे इसमें देखो, तो एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, x minus 1 raised to 1 by 3 where x is negative, और x plus 1 raised to 1 by 2 when x is positive। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अगर गॉफ एक्स निकालना है तो g के अंदर एफ एक्स रखनी है, g के अंदर एफ एक्स रखनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, बुक्स वगैरह में भी मिलेगा तुमको, वैसे तो शेंगेज में अच्छी बुक्स में मिलेगा। तो देखो, तो गॉफ एक्स में क्या है, तो गॉफ एक्स कहता है कि g के अंदर x की जगह एफ एक्स रख दो, पर क्वेश्चन ये आ रहा है कौन सी वाली ब्रांच में कौन सी वाली ब्रांच रखनी है, सारी रख दूं? तो सारी रख दूंगा तो फिर कौन से x के लिए कौन सी वाली ब्रांच आएगी? तो ये प्योर एडवांस लेवल है, इतना मेंस सोचता नहीं है ना। अगर मेंस दिया भी ना तो कोई बिट पे पूछेगा, पर चांसेस आर वेरी रेयर, मेंस इतना सोचता नहीं है। तुम खुद भी देख लो टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर।
गेटिंग? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम क्या लेवल की प्रिपरेशन, जब तुम प्रैक्टिस करते ना, यू शुड अंडरस्टैंड कि मेंस का क्वेश्चन है कि एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अब आता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आई कि कौन से वाले x की जगह कौन सी वाली ब्रांच रखनी है और किस x के लिए रखनी है। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो क्या करेंगे, गॉफ x चाहिए, तो g में x की जगह पहले fx रख दो, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां fx रख दो, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे fx रख दो। f मतलब fx ही होता है क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई कि ये f के टर्म्स में आ गया और f के लिए आ गया, जबकि x के टर्म्स में x के लिए आना चाहिए। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैलेंज क्या हो गया कि ये पता करो कि fx कब नेगेटिव और fx कब पॉजिटिव है। तो फिर पता चल जाएगा कौन से x के लिए बात चल रही है। तो ये पता कर लो कि fx कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव। तो ठीक है, वो ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो fx का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो fx का ग्राफ प्लॉट करते तो x नेगेटिव के लिए वो x क्यूब प्लस 1 है, तो x क्यूब प्लस 1 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वो x स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये ग्राफ है, ये कट करेगा -1 और 1 पे, और ये ग्राफ किसका है, f ऑफ x का। तो मुझे क्या पता करना है कि fx कब लेस देन 0 है और कब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, तो fx लेस देन 0 है, fx लेस देन 0 है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऐसी 4 ब्रांचेस आई हैं। तो 4 ब्रांचेस क्या आई हैं, fx नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी से -1। बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, वेरी केयरफुल। तो x इज इक्वल टू -1 पे वो 0 दे रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे वो 0 दे रहा है, और 0 इसको चाहिए नहीं क्योंकि ये लेस देन है। अगला नेगेटिव कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 पे। तो बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, जब वो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, और जब वो 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। तो ये वो 4 ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसका ब्रांचेस का नाम 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो गॉफ एक्स, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एक आई माइनस इंफिनिटी से -1, फिर आया -1 से 0, फिर आया 0 से 1, और फिर आया 1 से इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी से -1 में देखते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से -1 में वो है x माइनस 1/3, यानी fx -1, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 माइनस 1/1/3। अब -1 से 0 में देखते हैं। तो -1 से 0 में है वो fx प्लस 1/1/2, fx प्लस 1/1/2, और fx उस समय चल रही है x क्यूब प्लस 1। फिर 0 से 1 में, 0 से 1 में कौन सी है, ये ऊपर वाली f माइनस 1/1/3, और 0 से 1 में fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। 1 से इंफिनिटी में कौन सी है, नीचे वाली ब्रांच f प्लस 1/2, पर 1 से इंफिनिटी में fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 2/1/2,
एक्स स्क्वायर माइनस 2⁻⁴ और एक्स। अब ये एक नया फंक्शन बन गया और इस फंक्शन को नए फंक्शन की तरह ट्रीट करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एक नया फंक्शन ट्रीट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अब मेरे पास पूरी डोमेन आ गई, मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, रूल कहाँ ब्रेक हो रहा है, किस एक्स के लिए क्या है, कौन से एंड पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। ओ शिट, इसमें तो मैट्रिसेस भी आ गया। शुरू के पेज खाली आएंगे 26 पेजेस, क्योंकि वो डिलीट करना, अभी पेज डिलीट तो नहीं होगा शायद। न्यू व्हाइट बोर्ड, सेव एज प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, क्लियर ऑल। पीडीएफ शेयर करूंगा मैं, पर शुरू के 26 पेज खाली होंगे, है ना। ओके, सो नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या मतलब है? f⁻⁻1, ऐसा मत कर देना इसको 1/f लिख दिया। अगर ऐसा कर रहे हो then you have a problem, it's a serious problem। तो ये f⁻⁻1 ये बताती है it's a reverse process, it's a reverse process। तो f⁻⁻1 ये बता रहा है it's a reverse process। तो अगर मान लो f is defined from a to b, तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वो एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिवर्स प्रोसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिवर्स प्रोसेस, फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, रिवर्स प्रोसेस। तो देखो f is defined from a to b, तो f इनवर्स होगा b to a, and inverse function is also a function। inverse function is also a function। तो inverse function is also a function का मतलब है each and every element has a unique image। So there are four types of function। There are four types of function: 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। तो अगर a to b फंक्शन है, अगर a to b फंक्शन है तो b to a भी फंक्शन होना चाहिए, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग और इसका पॉइंट का इमेज बच गया। तो दिस इज नॉट अ
इनवर्स फंक्शन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें देखो फिर से डाइवर्जिंग नॉट अ फंक्शन, इसमें इसकी इमेज बच गई नॉट अ फंक्शन। तो ये तीनों केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके केस में इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसके केस में इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसके केस में इनवर्स एग्जिस्ट, और इसके चक्कर में अपने को पूरा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब 1 1 ऑन 2 होगा, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग और इन्वर्टिबल। तो कभी भी ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि 1 1 ऑन 2, तो वो ये बताना चाहता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बाइजेक्टिव, तो वो बताना चाहता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इन्वर्टिबल, तो वो बताना चाहता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इनवर्स एग्जिस्ट, तो वो बताना चाहता है कि ये 1 1 ऑन 2 है। सी, तुम क्वेश्चन को स्मार्टली तभी सॉल्व कर सकते हो जब उसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो। तो तुम जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, तुम्हारे लिए उतनी स्मार्टनेस उतनी ज्यादा होगी और क्वेश्चन को हैंडल करना उतना आसान हो जाएगा। तो कई बार हम लोग अननेसेसरी चीजें भी कर लेते हैं, पर वो चलता है। ज्यादा किया तो चलता है, पर कम किया तो क्या कर लेंगे, है ना? तो इसलिए वो चलता है, वो माइंड को फिर शार्प करता रहेगा। तो इसलिए कभी भी ना ऐसे ऑब्जर्व किया करो, स्मार्ट स्टडी करो। अपने को ऐसा नहीं है कि बस किताबें घिसनी है। और आई एम टेलिंग यू, कम मेहनत में भी किया जा सकता है, पर स्मार्टनेस होना। पर ठीक है, स्मार्टनेस थोड़ी अलग चीज है, कुछ को जमती है, कुछ को नहीं जमती है। तो फिर मेहनत एक ऐसी चीज है जो सबके लिए पॉसिबल है। हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज है जो सबके लिए पॉसिबल है। तो हार्ड वर्किंग ऐसा है कि आपका कम ज्यादा हार्ड वर्किंग आपका रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है। हाँ, अब स्मार्टनेस एक और फैक्टर है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी सक्सेस को और इम्प्रूव करा देगा। तो मतलब ये होगा कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा विथ स्मार्टनेस। अगर स्मार्टनेस कम भी रही तो फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्डवर्किंग एक ऐसी चीज है जो सबके पास होती है। अब कौन करता है कौन नहीं करता है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्मार्टनेस आईक्यू लेवल वो टाइम के साथ डेवलप होता है। तो इसलिए हम हार्डवर्किंग को ज्यादा वेटेज देते हैं, सेल्फ स्टडी को हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में अगर लिखा है कि इनवर्स एग्जिस्ट, तो वो ये बताना चाहता है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। नेक्स्ट, अब और थोड़ा समझते हैं। तो मान लो फंक्शन है sin x, इसमें मैंने π/6 रखा तो क्या मिला, हाफ। अच्छा, इनवर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं? y x के टर्म्स में लिखा है, x को y के टर्म्स में लिख दो, वो इनवर्स फंक्शन है। y x के टर्म्स में लिखा है, x को y के टर्म्स में लिख दो तो वो इनवर्स फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो गया फंक्शन। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 रेज टू 1/3, तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। तो ये इसका इनवर्स है। पर हम हमेशा फंक्शन जो होता है, इनवर्स फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, और हम हमेशा फंक्शन को x के टर्म्स में लिखते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन कभी ऐसे आता है f इनवर्स x, तो वो बताना चाहता है कि इट इज अ फंक्शन बट इन टर्म्स ऑफ x। तो बस मुझे ये समझाना है, ये y और x सेम है, ये y और x सेम है, लेकिन ये x और ये x सेम नहीं है। ठीक है, तो ये x और ये x सेम नहीं है, क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन को x के टर्म्स में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को जनरली इनपुट, x इज अ इनपुट। नेक्स्ट, तो इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y।
तो यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाती है, तो अब वो बोलेगा साइन इनवर्स हाफ। तो कैसे सोचेंगे, तो पहले कैसे सोचते थे कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ। पर आप कैसे सोचेंगे कि साइन हाफ कब देता है, साइन हाफ कब देता है, 30 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन उठेगा, सर वो तो 150 डिग्री पे भी देता है, तो वो क्यों नहीं लिया। तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देयर इज अ इनवर्स स्टैंडर्ड डोमेन एंड रेंज, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। देयर इज अ स्टैंडर्ड डोमेन एंड रेंज, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, दोनों में फर्क है। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, दोनों में फर्क है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो ये मल्टी वैल्यूड आंसर है, ये मल्टी वैल्यूड आंसर है। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, पर ये आईटीएफ है, ये सिंगल वैल्यूड है, सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा इसका। समझ रहे हो फर्क, कैलकुलस में एक बार चीज जो लिख दी, चीज उसके हिसाब से चलेगी, तो इसलिए ये फर्क अपने को समझ में आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन, यार साइन एक्स तो साइन एक्स तो 1/1/2 है नहीं, तो इसका इनवर्स कैसे पढ़ लिए। सर कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे, तो साइन एक्स तो 1/1/2 है नहीं, तो ये इनवर्स कैसे पढ़ लिए, क्योंकि इनवर्स तो उसका एग्जिस्ट करता है जो 1/1/2 होता है, और साइन एक्स तो महाबर्बाद है, क्योंकि एक तो ये मैनी वन है और इसकी रेंज -1 से 1/2 है, इनटू है, तो ये तो दूर दूर तक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक और चीज, कैलकुलस में तुम फंक्शन को रीडिफाइन करके, फंक्शन को रीडिफाइन करके किसी भी फंक्शन को 1/1/2 बना सकते हो। फंक्शन को रीडिफाइन करके तुम किसी भी फंक्शन को 1/1/2 बना सकते हो। तो इसको इस तरह से अब आता है कि कैसे रीडिफाइन करो, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस तरह से करना है कि ये 1/1/2 बन जाए, तो इसको रीडिफाइन करना है। तो उसका तरीका होता है, 1/1 बनाने का तरीका क्या होता है, कोई भी एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, कोई भी एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजिंग 1/1, ऑलवेज डिक्रीजिंग 1, तो कोई भी एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो। तो ये जैसे ये इंक्रीजिंग ब्रांच लिया, या ये डिक्रीजिंग ब्रांच लिया, या ये इंक्रीजिंग, फिर एक क्वेश्चन उठेगा, सर कौन सी वाली लेनी है। तो यहाँ पर आ जाता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड के केस में लिए -π/2 से π/2, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -π/2 से π/2, तो ये बन गया 1/1। और ऑन टू बनाना तो बहुत आसान है, इस पर जो रेंज आ रही है उसी को कोडोमेन लिख दो, इस पे जो रेंज आ रही है, क्योंकि पहले जो डिफाइनिंग थी वो रियल टू रियल थी, अब जो डिफाइनिंग है वो -π/2 से π/2 माइनस, ये 1/1 मैनी वन ऑन टू इंटू, ये डिफाइनिंग पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे रियल टू रियल है, इसलिए ये मैनी वन ऑन इंटू आया, ये -π/2 से π/2 -1 से 1 है, तो इसलिए 1/1 ऑन टू आया। तो पूरी कैलकुलस में, पूरी कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को रीडिफाइन करके उसको 1/1 ऑन टू बनाया जा सकता है, उसको 1/1 ऑन टू बनाया जा सकता है। तो इस तरह से sin x का इनवर्स फंक्शन आया। तो कुछ स्टैंडर्ड आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज देख लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज देख लेते हैं। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स, ये कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स,
cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x। तुम्हें इन सबकी डोमेन रेंज याद होनी चाहिए क्योंकि ये मेंस में है, एडवांस में है। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार। तो ये इनकी डोमेन रेंज याद होनी चाहिए क्योंकि ये मेंस में है, एडवांस में है, 12th बोर्ड में है और सीईटी में भी है। डोमेन याद करना बहुत आसान है, डोमेन याद करना बहुत आसान है। जो ट्रिगो की रेंज है वही इनकी डोमेन है, जो ट्रिगो की रेंज है वही इनकी डोमेन है, जो ट्रिगो की रेंज है वही इनकी डोमेन है। रेंज थोड़ी सी ट्रिकी है। तो साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। cot इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0 से पाई, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। sec इनवर्स एक्स की रेंज cos इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन sec पाई बाय 2 लेता नहीं है तो देगा भी नहीं। तो sec पाई बाय 2 लेता नहीं है तो sec इनवर्स एक्स पाई बाय 2 देगा नहीं। सिमिलरली cosec इनवर्स एक्स की रेंज और sin इनवर्स एक्स की रेंज सेम है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पर cosec 0 लेता नहीं है तो cosec इनवर्स एक्स 0 देगा नहीं, तो 0 को निकाल दो तो -0। तो ये डोमेन रेंज याद होनी चाहिए तुमको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन रेंज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिमार्क। पहला, इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज यूनिक। इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो निकालते हैं वो एक ही आता है, दैट्स अ यूनिक। नेक्स्ट, इनवर्स फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। इनवर्स फंक्शन क्योंकि ये बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, द फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन। फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन। Function of the inverse function. Function is the inverse of the inverse function. Next, f और g दो बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं। मैपिंग्स फंक्शन एक ही चीज है। मैपिंग मतलब इनपुट से आउटपुट पे मैप करना। तो f एंड g आर टू बाइजेक्टिव मैपिंग। तो गॉफ इनवर्स क्या होगा? क्योंकि गॉफ एक कंपोजिट फंक्शन है पर वो भी तो एक फंक्शन है तो उसका भी तो कोई इनवर्स होगा। तो गॉफ का इनवर्स क्या होगा? वो भी किसी का कंपोजिट होगा। अच्छा, इसमें लगेगी रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ 4 जगह लगता है। एक तो कंपोजिट के इनवर्स का, दूसरा मैट्रिसेस में ट्रांसपोज, फिर इनवर्स और एडजॉइंट। तो रिवर्सल लॉ लगता है। तो गॉफ इनवर्स क्या होगा? तो देखते हैं, ये एफ है तो ये एफ इनवर्स है, ये जी है तो ये जी इनवर्स है, ये गॉफ है तो ये गॉफ इनवर्स है। तो गॉफ इनवर्स क्या हुआ? आगे वाला ऑफ पीछे वाला। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये हो गया रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ। फोर्थ, function or inverse function are mirror image with respect to y equal to x. Next, जैसे for example e raised to x और ln x, e raised to x और ln x. तो e raised to x और ln x are inverse of each other. e raised to x और ln x are mirror image with respect to y equal to x. और एक और अच्छी बात, एक और important,
ln x इज इक्वल टू x के कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, ये कट नहीं करता, y इज इक्वल टू x को कट नहीं करता हूँ। बच्चे क्या फ्लो में बना देते हैं, ये x बना दिया, ln x बना दिया, ये कोई मेहंदी का कोर्स थोड़े है, टेक्निकल है ना। नेक्स्ट, कभी कभी तुमसे पूछा जाता है सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो इसके दो मेथड है। दो मेथड मतलब एक मेथड में प्रॉब्लम है, एक मेथड ठीक है। तो एक मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर पे मिलती है। तो रादर देन सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, पर एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है। तो इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। ये डेंजरस क्यों है? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अब इसका y इक्वल टू एक्स के वर्ड मिरर इमेज निकाला, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट की ब्रांच है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिरर इमेज आई, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आई। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, क्योंकि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स की ब्रांच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स की ब्रांच एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। पर ये y इक्वल टू एक्स को तो कट ही नहीं कर रहा एक बार भी, तो उस हिसाब से तो नो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो इसका ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिस्क, ये ब्रेक डोमेन की वजह से ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक और तरीका है, सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो दोनों तरफ एफ ऑफ ले लो, तो ये एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इधर आ जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो होता है एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो दिस इज द आंसर। तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट इट्स वेरी डेंजरस, यू हैव टू वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जाता है जी इज इनवर्स ऑफ एफ, वो इसलिए वो एक्चुअली वो रेस टू -1 लिखना नहीं चाहता, तो वो लिखना नहीं चाहता, और इनवर्स फंक्शन इज आल्सो फंक्शन, तो वो एक नोटेशन दे देता है जी, तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जहां जहां एफ इनवर्स दिख रहा है वहां जी डाल दो, जहां जहां एफ इनवर्स दिख रहा है वहां पे जी डाल दो। ऐसा मतलब ये जो था ना एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ इनवर्स की जगह एक्स रख दिया। या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स है, तो तुम लिख सकते हो इसको फॉग एक्स इक्वल टू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉग एक्स इक्वल टू एक्स और गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स if g is the inverse of f, if g is the inverse of f then fog x equal to x and gof x equal to x, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये आगे जाके एमओडी वगैरह में आता है, ठीक है। ओके, 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार, अरे यार।
ओके, सो नेक्स्ट है ऑड इवन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑड एंड इवन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑड एंड इवन फंक्शन। तो ऑड एंड इवन क्या होता है? फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दो, अगर फंक्शन वापस आ गया तो इवन फंक्शन, और अगर x की जगह माइनस एक्स रखा और माइनस बाहर निकल के आ गया तो इट्स ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल cos x, तो x की जगह माइनस एक्स रखा, cos ऑफ माइनस एक्स वो है cos x, यानी f ऑफ x आ गया, तो इट्स अ इवन। fx इज इक्वल टू sin x, f ऑफ माइनस एक्स तो यानी sin ऑफ माइनस एक्स वो हो जाएगा माइनस sin x, वो हो जाएगा माइनस f ऑफ x, तो इट इज ऑड फंक्शन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। तो इवन फंक्शन में क्या हो रहा है, x पे उसकी कोई वैल्यू आ रही है तो माइनस एक्स ओरिजिन से उतना ही दूरी पर होगा, उस पे भी वैल्यू बराबर आ रही है, तो ये मिरर इमेज हो गया। तो y एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ मिरर। तो इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे रिमार्क बन गया फर्स्ट, तो इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इट्स अ लाइन सिमेट्री। तो लाइन सिमेट्री में क्या होता है, लाइन सिमेट्री में क्या होता है, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज के परपेंडिकुलर होती है मिरर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऑड फंक्शन में देखते हैं। तो ऑड फंक्शन में क्या होगा, x पे आने वाला आउटपुट माइनस एक्स पे आने वाला आउटपुट उसका नेगेटिव टाइम्स होगा। तो इस केस में ओरिजिन, ऑब्जेक्ट और इमेज कोलिनियर होंगे, तो ये पॉइंट सिमेट्री है। ये लाइन सिमेट्री थी, ये पॉइंट सिमेट्री है। तो लाइन सिमेट्री में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट सिमेट्री में कोलिनियरिटी। तो ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। नेक्स्ट, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इवन होता है, लेकिन एक और तरीके से भी चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो भी अपन इवन बोल सकते हैं। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इट्स ऑड फंक्शन, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0,
तो ऑड फंक्शन, ये भी एक तरीका होता है चेक करने का। बच्चे है ना इसी पे लगे रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, fx is equal to k यानी कांस्टेंट फंक्शन is an even function. fx is a constant but not equal to 0. ये not equal to 0 क्यों लिया? The constant function symmetrical about y axis, the even function. वो fx is equal to constant not equal to 0 क्यों लिया? क्योंकि 0 वाला अलग लेंगे तो 0 वाला कौन होगा? x एक्सिस। और ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो एक्चुअली दिस इज द फंक्शन व्हिच इज इवन एज वेल एज ऑड, इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड। तो even function as well as odd function. So this is even function as well as odd function. This is even function as well as odd function. ठीक है, तो दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। तो तुम इसको एज ए रिमार्क देख सकते हो कि अगर तुम्हें कभी ये पता चल जाए कि वो ऑड भी और इवन भी है तो वो ये बोलना चाहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्या? नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन मैनी वन है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है ना, सेम आउटपुट दो अलग इनपुट पे दे रहा है, मैनी वन, और मैनी वन का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट, f ऑफ अल्फा प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा माइनस x का क्या मतलब है? तो देखो, तो कहीं तो अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस x पर आने वाली वैल्यू और अल्फा माइनस x पर आने वाली वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू अल्फा, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा को 0 रख दो तो इवन फंक्शन आ जाएगा, अल्फा को 0 रखा तो इवन फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हर किसी भी फंक्शन को इवन एज वेल एज ऑड बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन को सम ऑफ इवन एज वेल एज ऑड बना सकते हैं। देख से इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू माइनस, तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो वी कैन राइट एज एनी फंक्शन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। नेक्स्ट, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा भी पॉसिबल है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो जैसे इवन फंक्शन में cos x x स्क्वायर मॉड x, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन sin x x क्यूब e raised to x neither even nor odd, ln x neither even nor odd। अच्छा, ऑड फंक्शन में sin इनवर्स x cos इनवर्स x neither even nor odd, box x neither even nor odd, fractional part of x neither even nor odd। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज बताता हूँ, बी केयरफुल। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है और डोमेन दे रखे एक्स बिलोंग्स टू -4 से 4, ये इवन है क्योंकि फॉर एवरी एक्स देयर इज अ माइनस एक्स। लेकिन अगर डोमेन लिखी होती ओपन इंटरवल -1 से 4 तो ये इवन नहीं है, तो ये इवन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 है पर -4, 3 है पर -3 नहीं है, 2 है -2 नहीं है। अगर मान लो ये होता -4 ओपन से 4 ओपन तब भी ये इवन है, लेकिन अगर ये होता ओपन -4 से 4 क्लोज तो ये इवन नहीं है। क्यों?
क्योंकि एफ ऑफ 4 डिफाइंड है पर एफ ऑफ माइनस 4 डिफाइंड नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इवन नहीं है। तो अगर x डोमेन में है तो माइनस एक्स भी डोमेन में होनी चाहिए, अगर x डोमेन में है तो माइनस एक्स भी डोमेन में होनी चाहिए, ये फंडा है। तो ये ध्यान देना होता है। अब मेंस इतना सोचती नहीं है ना, सोचेगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन। ये बच्चों को डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इसमें ना सिंप्लीफिकेशन और फंडे बहुत लगते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? बाय डेफिनेशन f of x plus t is equal to f of x where t is a positive where t is positive। तो ये कहने का क्या मतलब है? x पर आने वाली आउटपुट और एक t लेंथ के बाद में आने वाला आउटपुट दोनों अगर बराबर है तो इट्स अ पीरियोडिक। तो पीरियोडिक, अपीरियोडिक मतलब नॉट पीरियोडिक। तो जैसे अपीरियोडिक एक्स एक्स स्क्वायर बॉक्स एक्स ये अपीरियोडिक है, ln x अपीरियोडिक। तो sin x पीरियोडिक, टाइम पीरियड 2 पाई, tan x periodic, time period pi, fraction part of x periodic, time period is 1, है ना? sin square x time period is pi, mod sin x time period is pi, तो they are periodic and time period is pi। तो ग्राफिकली इसको समझते हैं। तो ग्राफिकली ये क्या होता है? वो मिनिमम लेंथ जो रिपीट कर रही है, तो ये वो मिनिमम लेंथ है जो रिपीट कर रही है, तो ये वो मिनिमम लेंथ है जो रिपीट कर रही है। तो देन इट्स अ टाइम पीरियड इज 2 पाई, देन इट्स टाइम पीरियड इज 2 पाई। फिर रिमार्क आते हैं, अगर fx का टाइम पीरियड t है तो 2t 3t 4t से लेके nt वो भी टाइम पीरियड होंगे। नेक्स्ट, कभी भी अगर टाइम पीरियड निकालना है तो सॉल्व f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ t, ये अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, sin रेज टू nx cos रेज टू nx sec रेज टू nx cosec रेज टू nx। तो अगर n ऑड है तो टाइम पीरियड 2 पाई है, n अगर इवन है तो क्या होगा? नीचे वाली ब्रांच ऊपर आ जाएगी तो ये जल्दी रिपीट करेगा तो टाइम पीरियड पाई होगा। पर 10 के केस में ऐसा नहीं है, 10 रेज टू nx और cot रेज टू nx n चाहे कुछ भी हो टाइम पीरियड पाई रहेगा, क्योंकि 10x में क्या हो रहा है ना, 10x में अगर ब्रांच अगर नीचे वाली ऊपर आ भी गई, 10x में क्या हो रहा है ना, नीचे वाली ब्रांच अगर ऊपर आई तो वो रिपीट नहीं किया तो वो वापस से वही रह गया, तो ये टाइम पीरियड पाई है, तो अभी भी वही पाई है। तो n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो टाइम पीरियड इज पाई। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में रिपीट कर रहा है और रिपीट कर रहा है तो मैनी वन होगा, और मैनी वन होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है बट इसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता, क्योंकि वो अगले ही पॉइंट पर रिपीट कर रहा है तो वो लेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो विथ नो फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल का मतलब होता है द मिनिमम टाइम पीरियड, द मिनिमम लेंथ विच रिपीट्स, द मिनिमम लेंथ विच रिपीट्स, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। यानी t इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, 2t 3t 4t दे आर टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट, अगर fx का टाइम पीरियड t है मतलब वो t के बाद में रिपीट कर रहा है, gx का टाइम पीरियड t है तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि fx प्लस gx का टाइम पीरियड t हो, तो ये जरूरी नहीं है कि fx प्लस gx का टाइम पीरियड t हो। फॉर एग्जाम्पल,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, पूरे का टाइम पीरियड भी 2 पाई ही है, पर जरूरी नहीं है कि हो, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर इसमें है, इसमें है। अब इधर आते हैं, इसका टाइम पीरियड पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है, पर पूरे का टाइम पीरियड पाई बाय 2 है। फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड मतलब मिनिमम लेंथ, तो इसका मिनिमम लेंथ है पाई बाय 2। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं पाई बाय 2 पर। तो इंटर कन्वर्टिबल की वजह से क्या हो रहा है, मॉड साइन एक्स बन रही है मॉड कॉस एक्स, और मॉड कॉस एक्स बन रहा है मॉड साइन एक्स, लेकिन पूरा फंक्शन तो वापस आ जा रहा है, ये हो रहा है। पर ऊपर वाले में ऐसा नहीं हो रहा, ऊपर वाले में ऐसा नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कभी चेक करना है ना टाइम पीरियड है कि नहीं, तो बेटर है, कैसे चेक करेंगे, x की जगह x प्लस टी रख दो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये टाइम पीरियड करेक्ट है, लेकिन ये फंडामेंटल है, ये जरूरी नहीं है। करेक्ट है ये पता चल जाएगा, पर फंडामेंटल है ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है तो 1 अपॉन एफ एक्स रूट एफ एक्स ई रेज़ टू एफ एक्स और एल एन एफ एक्स का भी टाइम पीरियड टी होगा, का टाइम पीरियड टी होगा। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है तो एक्स की जगह लीनियर आ गई तो उसका टाइम पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ए। अगर x की जगह लीनियर आ गई तो टाइम पीरियड होगा t अपॉन मॉड ए। तो जैसे फॉर एग्जांपल sin x का टाइम पीरियड 2 पाई, तो sin 2x प्लस 3 का टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन 2। sin ऑफ पाई x प्लस 1 का टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन पाई। x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, sin ऑफ sin x sin ऑफ cos x cos of sin x cos of cos x। तो sin ऑफ sin x का टाइम पीरियड है 2 पाई, क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है ना, ये माइनस छोड़ रहा है और बाहर वाला साइन भी माइनस छोड़ देगा। साइन ऑफ cos x का टाइम पीरियड है 2 पाई, पर इसका पाई है और इसका पाई है, क्योंकि cos क्या कर रहा है, माइनस खा जा रहा है, जो अंदर एक माइनस आ रही है ना उसको cos खा ले रहा है, ये cos जो माइनस छोड़ेगा ना ये cos खा ले रहा है। पर साइन के केस में ऐसा नहीं हो रहा, ये दोनों ने अंदर अगर माइनस छोड़ा तो वो बाहर माइनस आ रहा है, तो वो 2 पाई पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन cos वाले पाई पे रिपीट हो रहे हैं। और चेक करना है तो बेस्ट अप्रोच x की जगह x प्लस टी रख दो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स आ गया तो आंसर। नेक्स्ट, टाइम पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन भी करना होता है और सिंप्लीफाई करके आंसर करना होता है, तभी तभी आंसर सही आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 3x प्लस कॉस रेज टू 4 3x। तो अब इसके हिसाब से देखो तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय 3। नहीं 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 नहीं, नहीं। पाई बाय 3, साइन की पावर इवन है ना और कॉस की पावर इवन है, तो टाइम पीरियड है पाई, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो पाई बाय 3। तो इसका टाइम पीरियड है पाई बाय 3, इसका टाइम पीरियड है पाई बाय 3, पर पूरे का टाइम पीरियड पाई बाय 3 हो ये जरूरी नहीं है, फंडामेंटल। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है पाई बाय 3, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है पाई बाय 3, पूरे का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई बाय 3 हो ये जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। पर पाई बाय 3 टाइम पीरियड है, पर फंडामेंटल है ये जरूरी नहीं है, फंडामेंटल मतलब मिनिमम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले सिंप्लीफिकेशन। तो देखो sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin स्क्वायर 6x अपॉन 2 आ गया। तो sin स्क्वायर का टाइम पीरियड पाई,
x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो π/6। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आया π/6। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है फंक्शन प्लस फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो उसके पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज आल्सो अ पीरियोडिक। तो cos 6x प्लस cos, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज अ पीरियोडिक, पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज पीरियोडिक, ऐसा जरूरी नहीं है। तो cos 6x प्लस tan 4x, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π/6, इसका टाइम पीरियड होगा π/4, इसका टाइम पीरियड है π/3, इसका टाइम पीरियड π/4। तो पूरे का टाइम पीरियड क्या होगा? तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, आंसर इज पाई एंड चैप्टर इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट आएगा लिमिट्स चैप्टर, तो वो कल स्टार्ट करता, तो लिमिट्स कंटिन्यूटी तो हो ही जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स भी छोटा ही है क्योंकि थ्योरी पार्ट तो बहुत कम है इन तीनों चैप्टर में। ठीक है, तो बाकी का कल करता, तो कल लिमिट्स स्टार्ट करता। पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, पर उसके शुरू के 26 पेज खाली है। अथॉरिटी सर, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें फंक्शंस के? शेंगेज है, बंसल है, अगर तुम्हारी शेंगेज और बंसल हो गई तो विकास गुप्ता कर लो, विकास गुप्ता हो गई तो फिर एक आर्यन पब्लिकेशन सब्जेक्टिव बुक आती है, नहीं तो ये कर सकते हैं जीआरबी पब्लिकेशन की समीर बंसल। अगर तुम्हारी शेंगेज, बंसल और विकास गुप्ता तीनों हो गई तो देन यू कैन सॉल्व जीआरबी पब्लिकेशन, जीआरबी पब्लिकेशन समीर बंसल, है ना? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार वापस समझाओ ना। लास्ट क्वेश्चन में ये था कि दो अलग फंक्शन है, तो दो अलग फंक्शन का अगर एक साथ टाइम पीरियड निकालना है, दो अलग फंक्शन है, तो दो अलग फंक्शन का अगर टाइम पीरियड एक साथ निकालना है, मतलब ये हमें पता है कि π/3 पे cos 6x रिपीट कर रहा है, π/4 पे tan 4x रिपीट कर रहा है, पर पूरा फंक्शन कब रिपीट कर रहा है? तो उसका एक इजी तरीका है, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि cos 6x प्लस tan 4x, तो इसका टाइम पीरियड है π/3 और इसका टाइम पीरियड है π/4, तो ये π/3 पे रिपीट कर रहा है, π/4 पे रिपीट कर रहा है, और जिसका टाइम पीरियड t है उसका टाइम पीरियड 2t, 3t, 4t होगा। तो tan 4x का टाइम पीरियड π/4, तो जिसका टाइम पीरियड t है उसका टाइम पीरियड 2t, 3t, 4t ऐसे होंगे। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जो दोनों में कॉमन है पाई, तो इसका मतलब पाई एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसपे दोनों रिपीट करेंगे, क्योंकि पाई पे पहला वाला भी रिपीट कर रहा है, दूसरा वाला भी रिपीट कर रहा है, तो दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो यानी पूरा फंक्शन रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई। और उसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, हाँ सर। चलेगा। तो कल मैं लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट करता, है ना? सो होप यू एंजॉयड द सेशन, सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।